हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 11, प्रकृति की अमूल्य संपदा। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारी विषय की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 11, प्रकृति की अमूल्य संपदा। इसमें सबसे पहले सही विकल्प दिया है दोस्तों, और सही विकल्प में पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि सुप्रिया ने वन क्षेत्र में देखी गई कुछ गतिविधियों को सूचीबद्ध किया, जैसे कागज के लिए पेड़ों को काटना, रबर के पेड़ों से लेटेक्स इकट्ठा करना, लोग गिरे हुए जामुन और मेवे इकट्ठा करते हैं और मवेशी चरते हैं। इसमें से क्या सही है? तो इसमें से सिर्फ पहला सही है कि कागज के लिए पेड़ों को काटना। ये इसमें क्या है, ये सही होगा, तो इसलिए यहाँ आएगा केवल बी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, बी नंबर। आगे देखते हैं, दूसरा पूछा है कि मृदा के महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। तो मृदा के कार्य सभी होंगे कि पौधों की जड़ों को ये दृढ़ता से पकड़े रखती है, जल को भी अनावश्यक रूप से बहने से रोकती है, और पौधों से गिरने वाली पत्तियों को सड़कर मृदा के पोषक तत्वों की समृद्धि ये करती हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा, डी नंबर आपको इसमें लिखना है बच्चों। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी डी नंबर आएगा कि हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं। ऐसा नहीं है, हवा मिट्टी में भी मौजूद है। तो गलत पूछा है, इसलिए डी नंबर आएगा इसमें कि हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं। ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वायु के बारे में सही नहीं है? प्रश्न है, यह स्थान घेरती है, यह गैस है, यह पारदर्शी है, यह यौगिक है। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, यह यौगिक है। ये इसमें क्या है, ये इस वायु के बारे में सही नहीं है। बाकी पारदर्शी है, ये भी सही है, स्थान घेरती ये भी सही है, और गैस है, ये भी सही है ना। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, तो आपको डी नंबर यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा है, प्रकृति में पेड़ों के महत्व से संबंधित कथन क्या है? तो वे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, सही बात है। वे भोजन और आश्रय दोनों प्रदान करते हैं, ये भी सही है। और वे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, ये भी सही है। तो ये सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वनों को बताने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो ये बताने नहीं है, ये बचाने हैं, है ना। तो वनों को बचाने के लिए कौन सा उपाय सही है? तो वृक्षारोपण करना सही होगा। वनों की कटाई करना गलत है, जंगल जलाना भी गलत है, और खेतों को खाली छोड़ना भी गलत है। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, तो आपको इसमें बी नंबर लिखना है, वृक्षारोपण करना। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न है, यदि जल प्रदूषण बढ़ता है तो कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलेगा? तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, समुद्री जीव जंतुओं की संख्या इसमें घटेगी। तो ये आपका सही उत्तर होगा, बी नंबर। अगला है, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता रहा है, तो सबसे गंभीर समस्या क्या है? तो बी नंबर सही उत्तर होगा, संसाधन इसमें समाप्त हो जाएंगे, ये इसमें गंभीर समस्या होगी। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, लिखा है, हमारे जीवन में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है पौधों के द्वारा भोजन बनाना। तो ये इसमें सही उत्तर होगा। भोजन पचाना नहीं है, भोजन को बचाना भी नहीं है, भोजन का अवशोषण भी नहीं है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखेंगे, स्लेट जैसी प्राथमिक चट्टानों का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो सी नंबर सही उत्तर होगा, छत निर्माण के लिए, है ना। तो ये इसमें आपको ऐसे लिखना है। आगे देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनसे आपको रिक्त स्थान भरना है दोस्तों। तो यहाँ आएगा, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवों को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये दो कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला है तीसरा, कि लेटेराइट का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। चौथा देखेंगे, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और पांचवा है, अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे खालिस्तान को कंप्लीट करना है।
अब आगे हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया है बच्चों, 3 से लेकर के आगे तक है, पूरा देखते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से करना, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बच्चों, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में उपस्थित गैसों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से गैस हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन आदि। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है पवन चक्की कैसे कार्य करती है, इसके कोई 3 उपयोग लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पवन चक्की पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके उपयोग लिख देना विद्युत उत्पादन में, कुएं से पानी ऊपर खींचने में और आटे की चक्की में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न चौथे का उत्तर लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। पाँचवें में लिखा है पेट्रोल अथवा डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन कौन सा है? तो आप लिखेंगे पेट्रोल अथवा डीजल की तुलना में प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी स्वच्छ ईंधन है। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां है, निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। तो यहाँ लिखा है कोयला, प्राकृतिक गैस, वन, खनिज और वायु। तो इसमें दोस्तों नवीकरणीय में आ जाएगा वन और वायु, है ना। यानी जो कभी समाप्त नहीं होते उनको नवीकरणीय बोलते हैं, जो यानी फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। और अनवीकरणीय जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज, ये क्या है? अनवीकरणीय है, ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 में लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न पूछा है खनिजों से निकलने वाली धातुओं के नाम लिखिए। कौन कौन से धातु हैं? तो लिखेंगे खनिजों से निकलने वाली धातुएं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता आदि हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो 8वां प्रश्न पूछा है मिट्टी के कणों के बीच का स्थान पौधे की वृद्धि को कैसे सहायता करता है और यह जड़ों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो उत्तर में लिखना मिट्टी के कणों के बीच का स्थान पौधों की जड़ों को वायु संचार और जल धारण करने में सहायता करता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, इसमें लिखा है यदि पृथ्वी पर सभी नदियाँ या जल स्रोत सूख जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर में आप लिखेंगे पृथ्वी पर जल स्रोत सूखने से मानव और पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें लिखा है पवन चक्की फार्म क्या है? हमारे देश में प्रमुख पवन चक्की फार्म कहाँ कहाँ हैं बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जहाँ अनेक पवन चक्कियाँ पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। तमिलनाडु के मुपंडल, राजस्थान के जैसलमेर और महाराष्ट्र का ब्रह्मावेल प्रमुख पवन चक्की फार्म है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 के उत्तर में लिखना है। अब देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न पूछा है आपसे कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो भविष्य में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी से ऊर्जा संकट, पानी की कमी और खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण, जल परिवर्तन होगा, जिससे मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है। 12वां प्रश्न है कि यदि आपके रहवासी क्षेत्र में जल संकट हो तो आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो इसमें आप बताएंगे कि जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे, पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे, पानी के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और समाज को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 12 में लिखना है। 13 प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न 13 में है क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिखना सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे तो पृथ्वी पर तापमान गिरेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे पौधे का विकास रुक जाएगा, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अनेक प्रकार की बीमारियां भी होंगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 13 में लिखेंगे।
अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें लिखा है कि जीवाश्म ईंधनों के संरक्षण के लिए आप क्या योगदान देंगे? कोई 3 विधियाँ लिखिए। तो इसमें लिखना पास के स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाएंगे, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे और ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न 14 में लिखेंगे। 15 प्रश्न देखते हैं बच्चों। 15 प्रश्न पूछा है जीवाश्म ईंधन सीमित होने के कारण हमें किस प्रकार की ऊर्जा के विकल्पों का चयन करना चाहिए? तो उत्तर में लिखना जीवाश्म ईंधन सीमित होने के कारण हम प्राकृतिक ऊर्जा जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 15 में लिखेंगे। 16 प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा है कोई 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां पर आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनका उपयोग कम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो इसमें लिखना पानी का उपयोग, खाना पकाना, बिजली उपयोग, परिवहन आदि उपयोग कम करने के उपाय, है ना? उपयोग कम करने के उपाय में लिखेंगे पानी का कम उपयोग करें, उपयोग के बाद बिजली बंद कर देना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17। मिट्टी के घटकों के नाम लिखना है, ये किस प्रकार बनते हैं ये भी लिखना है। तो मिट्टी के घटक लिख देंगे जैसे खनिज, कार्बनिक पदार्थ, पानी, हवा आदि हैं। और लिखेंगे मिट्टी का निर्माण लंबे समय में सूर्य, जल और सजीव द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। इस प्रकार से प्रश्न 17 में लिखेंगे। आगे देखते हैं 18 प्रश्न है इसमें कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण सहित बताना है। तो इसमें नवीकरणीय में लिखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, लकड़ी। और अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 18 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, आपको सारी चीज़ें ऐसे ही वीडियो में मिलती रहेगी। और परीक्षा के समय भी पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो इस चैनल पर आते रहती हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ध्यान से। 19 प्रश्न देखते हैं। यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा उसकी वर्तमान प्रतिशत दर से आधी रह जाए तो इसका मनुष्य और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा आधी रह जाए तो मानव एवं अन्य जीवों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कम ऑक्सीजन के कारण श्वसन संबंधी समस्या होगी, ऊर्जा में कमी आएगी, जिससे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से आपको 19 नंबर में लिखना है। अब है दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न 20। इसमें है औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के अलावा कुछ मानवीय गतिविधियां क्या है जो जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, और ये गतिविधियां हमारे जल संसाधनों की गुणवत्ता और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि घरों से निकलने वाला अपशिष्ट कचरा, जानवरों के जल स्रोत के पास नहलाना, मृत शरीर को नदियों में बहा देना और जल निकाय में कचरा डालना, ये सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। जल निकाय के पास कचरा डालने से प्रदूषण होता है, जलीय जीवों को नुकसान होता है और जल स्रोत की सुंदरता और उपयोगिता कम होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 20 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 पूछा है कि वायु प्रदूषण के लिए मानव किस प्रकार जिम्मेदार है, वर्णन कीजिए। इसे कम करने के लिए कोई 2 उपाय भी आपको लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि मानव द्वारा वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। और विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले धुएं और रसायन से उद्योग वाहनों में ईंधन के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण होता है। इसे कम करने के लिए हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 21 में लिखना है। आगे अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा है कि उद्योग और आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार वनों की कटाई बढ़ती जा रही है। इसका मानव जीवन और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लिखिए। तो आप लिखेंगे कि उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं के कारण पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो रही है, जिससे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सांस संबंधी समस्या हो रही है,
बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की समस्या बढ़ रही है। इस प्रकार से आप प्रश्न 22 में लिखना है आपको। अब प्रश्न नंबर 23 है, इसमें पूछा है अपने घर के आसपास के क्षेत्र को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए आप किस प्रकार योगदान देंगे, ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। तो इसमें लिखना है वृक्षारोपण, किचन गार्डन, पार्क और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और जल संरक्षण एवं दूसरों को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। ये आपको प्रश्न 23 में लिखना है बच्चों। 24 प्रश्न है इसमें कि सूर्या के पिता उसे हर दिन अपनी कार से स्कूल छोड़ने जाते थे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि वे प्रदूषण बढ़ाने में भागीदार हैं, तो उन्होंने स्कूल परिवहन का उपयोग करना शुरू कर दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ प्रश्न है कि हमें इन जीवाश्म ईंधनों का बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग क्यों करना चाहिए। तो इसमें लिखना कि जीवाश्म ईंधन सीमित संसाधन है और इनके जलने से प्रदूषण होता है, इसीलिए इनका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। अगला है कि जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर हमें ऊर्जा के कौन-कौन से वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, पूछा है कि नए वैकल्पिक स्रोत किस प्रकार पर्यावरण के मित्र हैं। तो इसमें आप लिखना कि नया वैकल्पिक स्रोत सार्वजनिक वाहन है, जिसे प्रदूषण जिससे कम होगा। फिर चौथा है सूर्या के पिता द्वारा क्या मौलिकता परिलक्षित होती है। तो इसमें लिखेंगे सूर्या के पिता कार की जगह स्कूल वाहन का उपयोग कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है बच्चों। अब इसमें प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में लिखा है वायु प्रदूषण के बारे में निम्न बिंदुओं पे उत्तर दीजिए। अपने स्थानीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्रोत की सूची बनाना है। तो ये आपके जो जगह आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जिससे वायु प्रदूषण होता है, कोई फैक्ट्री है ना, या अधिक गाड़ियाँ चलती है, तो उनके उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, ये अपने शिक्षक की मदद से आपको करना है। और यहाँ पर एक इको क्लब मॉनिटर अगर आप हैं, तो यहाँ पर आपको विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान आपको चलाना है और उसके बारे में लिखना है। तो ये आपको स्कूल में करना है बच्चों, ये प्रोजेक्ट। तो ये आपका अध्याय 11 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 12 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।